नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन। उसका हमारा दूसरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव है, इसमें है ट्रेकिया इसोफेगल फिस्टुला। ट्रेकियल इसोफेगल फिस्टुला क्या है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ट्रेकियल इसोफेगल फिस्टुला इज अ कंजेनाइटल डिजीज। क्या है कि कंजेनाइटल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि फिस्टुला मींस के एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स। जो इसोफेगल है या फिर ट्रेकिया है, उन उन दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, उसको हम कहते हैं फिस्टुला। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है कि जो आर्टरियस लेक डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ जो वहाँ के पाउचेस होते हैं उनमें जो लेक ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मेशन होने की वजह से पाउचेस बन जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसोफेगल फिस्टुला होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगल एंड ट्रेकिया के बीच में क्या है कि एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, जो ट्रेकिया होती है वो इसोफेगल से कनेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि है ना, जो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसके अलावा जो भी फूड होता है वो बच्चा खा रहा होता है वो जो स्टमक में नहीं जाता है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल होता है। इसोफेगस का काम है जो फूड को स्टमक तक ले जाना। ठीक है, ट्रेकिया अलग होती है। तो यहाँ क्या हो गया कि इसोफेगल है ना वो कनेक्ट हो जाता है ट्रेकिया से। तो ये एबनॉर्मल अगर होने की वजह से क्या काज़ होता है कि डिफ़िकल्टीज़ होती है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रेकिया या फिर इसोफेगल जो एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन ट्रेकिया और इसोफेगल उसको देखते हैं। और ट्रेकियल इसोफेगल राइज जो आर्टरियस उसको देखते हैं। फेलियर टू इसोफेगल डेवलपमेंट कंटिन्यू पैसेज, और फेलियर हो जाता है जो इसोफेगस है वो डेवलप होने में और कंटिन्यू एक पैसेज बनाने में। और उसके अलावा फेरेंग टू स्टमक ड्यूरिंग एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट, जब जो फेरेंक्स और इसोफेगल होता है स्टमक, उन दोनों की जो डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट के टाइम एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, वो एम्ब्रियोटिक एज में ही सही से डेवलप नहीं हो रहे होते हैं। जो इसोफेगल डेवलप कंटिन्यूअसली पैसेज वे फॉर फेरेंक्स एंड स्टमक में वो नहीं जाता। उसके अलावा एम्ब्रियोटिक जो डेवलपमेंट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ऐसा बर्थ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, क्योंकि ये कंजेनाइटल है तो हमें पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में होता है कि किसी चीज़ की एबनॉर्मलिटी की वजह से ये चीज़ें काज़ हो रही होती है। इसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं और डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रेकिया होता है कि द ट्रेकियल इसोफेगल फिस्टुला इज एनी एबनॉर्मलिटीज एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगल्स में क्या है कि वो दोनों में क्या होती है, डिफिकल्टीज हो जाती है। जो इसोफेगल है, जो नॉर्मल इसोफेगल्स होती है वो क्या हो जाती है कि वो अटैच हो जाती है किससे, ट्रेकिया और इसोफेगल आपस में अटैच हो जाती है। जैसे कि ब्रीथिंग कोई पेशेंट ले रहा है ना, तो वो लंग्स में नहीं जाएगी, उसकी जो गैस है वो लंग्स में नहीं, सीधा जो स्टमक होगा वहाँ चली जाती है, क्योंकि वो एबनॉर्मल कनेक्शन होने की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो ब्रीथिंग हो रही होती है, जो ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जो जानी होती है एयर, वो सीधा क्या जाती है स्टमक में। तो ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं सीवियर कंडीशन पेशेंट में होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, और ये कंजेनाइटल एक हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटीज़ है इसमें। और उसके अलावा जो इसोफेगल है वो एक जो आर्टरियोल्स में चेंज हो जाता है, और वहाँ पे उसकी लाइनिंग जो एक फिस्टुला निकलता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है वहाँ से ट्रेकिया, और ट्रेकिया चला जाता है कहाँ पे, स्टमक जहाँ होता है वहाँ से वो कनेक्ट होके जो इसोफेगल लाइनिंग से कनेक्ट होता है, फिर वो ट्रेकिया कहाँ जाता है, वो वहाँ जाता है जहाँ स्टमक होता है। तो एयर है ना लंग्स में नहीं जाती है, वहाँ उसके थ्रू कहाँ जाती है, जो स्टमक होता है बेबी का वहाँ पे चली जाती है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, तो इनको हम देखने के लिए हमें क्या होता है कि हम बेबी का एक्सरे एमआरआई कराते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर कंडीशन का पता चल जाए। और उसके अलावा इंसिडेंट्स की बात करते हैं। इंसिडेंट्स में क्या आ जाता है कि approximate 17 to 70% in children with
TEF ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला द एसोसिएटेड डेवलप एबनॉर्मलिटीज। जब डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी की वजह से हम 17 से 70% कह सकते हैं कि सिर्फ एबनॉर्मलिटी जो होती है वो डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, उसकी वजह से फिस्टुला हो जाता है, ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला। अगर ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला इज द मोस्ट कॉमन, अगर कॉमन बात करते हैं तो ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज विद द इंसिडेंट वन केस इन 2000 एंड 4000 लाइव बर्थ। अगर 4000 2000 बच्चे लाइव बर्थ में है तो उसमें से एक केस जो इसोफेगल फिस्टुला का होता है बच्चों में, ठीक है, जो लाइव बर्थ है उनमें से। उसके अलावा दोज एबनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग डाउन सिंड्रोम्स, इसकी वजह से क्या क्या एबनॉर्मलिटीज तो हो सकती है, डाउन सिंड्रोम्स, कार्डियक डिफेक्ट, ये सारे क्या है कि ये सारी एबनॉर्मलिटीज जो है वो है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम मोस्ट कॉमन होती है बच्चों में। इसके बाद बात करते हैं हम जो इटियोलॉजी फैक्टर्स के कौन कौन चीज़ें हैं जो काज करवाती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, मदर, कोई मदर प्रेगनेंसी में स्मोकिंग कर रही है या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो उस बेबी को भी क्या है कि इसोफेगल फिस्टुला हो सकता है, ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला उसमें भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली देखते हैं। तो ये सारे क्या है कि काज है इसके। और प्रोलॉन्ग मैकेनिकल, अगर हम कहते हैं वेंटिलेशन ले रही है तो उसकी वजह से भी क्या है कि एंडो ट्रैकियल जो होता है, और उसके अलावा ट्रैकेलटोमी ट्यूब, ये सारी, और पॉली पॉलीहाइड्रोडिमियस जो ये चीज़ें होती हैं उनकी चीज़ों की वजह से भी हो सकती है कि है ना, ये भी चीज़ें काज करवा सकती है बेबी में, जो एफ जो ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला TEF करवा सकती है। उसके अलावा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स एक्सप्लोर द डायबिटीज मेलाइटस, किसी मदर को डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस क्या करती है वो भी काज करवा सकती है ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला। और उसके अलावा जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, क्रोमोसोम चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि वो काज करवा सकती है ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेडिएशन की बात करते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि रेडिएशन भी है ना क्या होता है कि ये भी एक ड्यूरिंग बर्थ के टाइम अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो भी इफ़ेक्ट करती है मदर की हेल्थ पे। और मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी इफ़ेक्ट करता है कि ओवरऑल उसकी जो बेबी की डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो उसके बाद बात करते हैं ये टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला है कि किस तरह से कौन कौन से फिस्टुला हो सकते हैं ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला में। हम इनको देखते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रैकियल इसोफेगल फिस्टुला है तो उनकी सीवियरिटी उस हिसाब से होगी है। और उसके अलावा उसको अगर हम कहते हैं, अगर हमें ट्रीट करना है तो उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। एनाटॉमिकली अगर हम देखते हैं कि स्टमक, अगर टिपिकली देखते हैं फर्स्ट ए में देखते हैं आइसोलेटेड मीन्स कि उससे अलग होता है, ट्रेकिया इसोफेगल से अलग होता है, ठीक है। सेकंड में क्या है कि जो अरोटास विथ द अप्रोक्सिमल फिस्टुला, अरोटा के बीच में क्या है एक फिस्टुला होता है। और उसके अलावा जो सी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो एरोटास होता है विथ द डिस्टल फिस्टुला, उसमें क्या है कि एक डिस्टल फिस्टुला होता है कि वो अटैच होता है ट्रेकिया से। और इसके अलावा अगर हम डी की बात करते हैं कि इनमें आप खुद देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एबनॉर्मलिटी है। तो इनको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन और डिफरेंट सीवियरिटी होती है। और उसके अलावा बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की, तो साइन और सिम्टम्स में आ जाता है कि वोलेटेंट रिस्पॉन्स आफ्टर फर्स्ट सेकंड स्वेलिंग ऑफ द, जो भी फीडिंग है उसको स्वेलिंग करा है तो उसमें क्या है कि वोलेटाइल रिस्पॉन्स आ जाएगा। और सच एज इन्फेंट कफ एंड, क्योंकि फिस्टुला है तो सडन कफ होगी। और उसके अलावा चोक्स द फ्लूइड रिटर्न थ्रू द नोज एंड माउथ के थ्रू वो फ्लूइड है वो जो चीज़ उसने फीड की है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी उसमें साइन और सिम्टम्स आते हैं कि फिस्टुला है तो बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। और उसके अलावा अदर सिम्टम्स में हम बात करते हैं एब्डोमेन डिस्टेंशंस, एब्डोमेन डिस्टेशन हो जाता है, उसकी वजह से रिगर्जिटेशंस होती है, फूड वगैरह वो खा रहा होता है तो उसमें रिगर्जिटेशंस होती है। उसके अलावा जो सिलाइवा इन माउथ एंड नोज, एक्सेसिव ड्रेलिंग्स, सिलाइवा की ज़्यादा ड्रेलिंग होती है माउथ और जो
नोज़ होता है वहाँ से, और उसके अलावा अनएबल टू पास कैथेटर, वो पेशेंट अनएबल होता है कि उसको पास किया जाए कैथेटर, क्योंकि अगर हम कैथेटर पास नहीं करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट जो सही नहीं होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वो इंस्पायर कर देता है फूड को, क्योंकि ट्रेकिया उससे अटैच होता है इसोफेगस से। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वो पेशेंट फेलियर टू थ्राइव में जाता है। अगर पेशेंट को ट्रेकियल इसोफेगल फिस्टुला है तो उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी और वो फीड नहीं कर पाएगा, डिफ़िकल्टी होगी, तो वो फेलियर टू थ्राइव में जा सकता है। पुअर वेट गेन, उसका वेट बिल्कुल नहीं गेन होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहा है तो वेट कैसे होगा। और उसके अलावा इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेकिया अफेक्टेड है, ठीक है, ट्रेकिया मिल रहा है और वो जाके ख़त्म हो रहा है इसोफेगस में, ठीक है, जो स्टमक में। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सही से पेशेंट क्या है कि उसको ब्रीथिंग नहीं होगी, ब्रीथिंग डिस्ट्रेसर्स होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसर भी होता है। और उसके अलावा उसको अगर लॉन्ग टाइम अगर फीडिंग करवाते हैं तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है रेस्पिरेशन में। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस टेस्ट की। डायग्नोस टेस्ट में हम मोस्ट कॉमन देखते हैं कि हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसकी, और हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि उसकी जो सीवियरिटी है वो कितनी है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट में कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसर हो रहा है, उसके पास रेस्पिरेशन कितनी है, और उसके ओवरऑल फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, वेट देखेंगे कि वो फेलियर टू थ्राइव में नहीं है पेशेंट। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इमेजेस की, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करवाएंगे, एक्सरे या फिर एब्डोमेन एंड चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस जगह पे इफ़ेक्ट है। और उसके अलावा फेलियर टू द पास 10 FR इनटू द स्टमक एंड नोज एंड माउथ में क्या है कि वो कितना फेलियर है, ठीक है, उस हिसाब से उसको हम ट्रीटमेंट देंगे कि हमें इन चीज़ों से पता चलता है, डायग्नोज हम करते हैं। हमारा जो काम होता है नर्सिंग डायग्नोज ये होता है कि डायग्नोज एलिवेशन क्या है। और उसके बाद बात करते हैं प्री ऑपरेशनल जो केयर होती है FDEF में, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल केयर होती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटेन NPO नॉन पेरोरल, उसको मेंटेन करके रखेंगे कि वो कुछ भी ऐसा माउथ के थ्रू नहीं ले, फूड वगैरह या फीडिंग कुछ भी ना ले, ठीक है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल केयर में आ जाता है, ज़रूरी होता है जो NPO रखना, क्योंकि अगर वो कभी कभी क्या होता है वोमिटिंग वगैरह हो जाती है सर्जरी के थ्रू, तो सर्जरी के दौरान उसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें इंस्पायर कर सकता है उसकी वजह से। और उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि मेंटेन इंट्रावेनस फ्लूइड ऐसा प्रिस्क्राइब, जो इंट्रावेनस फ्लूइड है प्रिस्क्राइब किया गया वो हम देते हैं। और उसके अलावा मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, हम मॉनिटर करते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है वो सही है या नहीं है, क्योंकि सर्जरी के दौरान हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मलिटी की वजह से डेथ भी हो सकती है, और उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। और नोज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हम देते हैं रिटर्न फॉर द इसोफेगल एंड दे आर इंस्पायरेट फ्रीक्वेंटली, कि वो कुछ चीज़ें अगर फ्रीक्वेंटली इंस्पायर कर रहा है तो हम उस हिसाब से हम नेज़ोगैस्ट्रेशनल ट्यूब भी दे लगा के चेक करते हैं। और उसके अलावा जो भी सचेशंस या फिर अगर हमें अस्कल्टेट करते हैं, और उसमें सीक्रेशन फॉर द माउथ एंड फेरेंक्स की सीक्रेशन देखते हैं। और उसके अलावा मेंटेन करते हैं स्पाइन अपर राइट पोजीशन को, जो लीस्ट 30 डिग्री पे हो, क्योंकि ज़्यादा अपर भी ना हो और लोअर भी ना हो, ताकि उसमें रेस्पिरेटरी की उसको इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि अगर हम उसको बिल्कुल सीधा अगर सुला रहे हैं तो पेशेंट को क्या होता है कि डिफ़िकल्टी हो सकती है रेस्पिरेशन में, इसलिए हम लीस्ट 30 डिग्री पे उसको अपर करके उसको मेंटेन करके रखेंगे, ताकि उसको डिफ़िकल्टी ना हो, ब्रीथिंग में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसर ना हो। और बोर्डेड जो स्पटम्स या फिर जो बोर्डेड स्पट्रम्स जो होती है वो, या फिर उसके अलावा हम जे एंटीबायोटिक या प्रिस्क्रिप्शन जो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है वो सारी चीज़ें हम देते हैं।
इस तरह से हम रिपेयरमेंट करते हैं इसोफेगल और उसके अलावा ट्रेकिया की। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑपरेशनल केयर की। ठीक है, पोस्ट ऑपरेशनल केयर में हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन एंड रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है वो देखेंगे। उसके अलावा मेंटेन करेंगे आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस। ये सारी चीज़ें हमें देनी ज़रूरी होती है क्योंकि उसको इन चीज़ों की नीड होती है। अगर सर्जरी के बाद अगर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता तो सर्जरी के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और उसके अलावा मॉनिटर स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट हम उसका चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि इनटेक कितना कर रहा है और आउटपुट कितना है, तो ताकि डिहाइड्रेशन पेशेंट को ना हो सके। असेस करेंगे साइन ऑफ पेन, और जिस साइड की सर्जरी हुई है वहाँ हम पेन देखेंगे और साइन देखेंगे कि पेन कितना हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है। और मॉनिटर करेंगे एन स्टोमिक लेग्स एडवांस्ड बाय द ड्रेनेज फॉर द चेस्ट ट्यूब। और उसके अलावा ड्रेनेज फॉर द चेस्ट उसको उसको भी हम देखेंगे क्योंकि हम ये यहाँ पे क्या है कि एक ट्यूब लगा रहे होते हैं चेस्ट में, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितना ड्रेनेज हो रहा है पेशेंट में। ये सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है उस सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी के बाद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है पेशेंट में, तो फिर हमें क्या करना होता है कि इन चीज़ों को देखना होता है पेशेंट में। और उसके अलावा गैस्ट्रोटॉमी जो होती है, उसके अलावा गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब केयर यूजिंग अटैच टू द ग्रेविटी ड्रेनेज एंड अंटिल दे आर इन्फेंट कैन टॉलरेंट फीडिंग्स। और उसके अलावा इसमें बात करते हैं एन स्टोमेसिस हील्ड 5 to 7 days में क्या है कि जो स्टोमक है ना वो भी हील हो जाता है। और उसके अलावा इसोफेगस ग्राम्स है उसमें बिफोर स्टार्टिंग फीडिंग्स हम वो देखेंगे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट ओरल फीडिंग्स विद स्टरलाइज वाटर, और स्टरलाइज वाटर देंगे और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे फीडिंग। और उसके अलावा इंस्ट्रक्टेड द पेरेंट इन द टेक्निक ऑफ सैनिटेशंस, और उन पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि किस तरह से आपको इस बच्चे की सैनिटेशंस करनी चाहिए। और उसके अलावा इंस्ट्रक्ट टू द पेरेंट आइडेंटिफाई इंडिकेशंस फॉर द सैनिटिंग साइंस। पेरेंट्स को बताएंगे कि कौन से सैनिटिंग साइंस है उनको आइडेंटिफाई करके देंगे ताकि वो इंडिकेशन से बच सके। ठीक है, और उनको तरीका एक आ सके कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे को ना हो सके। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो सबसे पहले इसोफेजियोटाइटिस जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है इसोफेगस में, तो वो भी देखते हैं। और उसके अलावा इसोफेगल स्ट्रेचर्स उसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसोफेगल स्ट्रेचर्स सही नहीं है तो वो भी क्या है कि इफ़ेक्ट कर सकती है, उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन से ये सब चीज़ें हो सकती है। और उसके अलावा रिकरेंट फिस्टुला, और जो रिकरेंट फिस्टुला है कि उसको भी उन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके अलावा डेथ फॉर द जो अपेक्सिया होता है उसकी डेथ को भी हमें देखना, और वो भी एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि ना डिहाइड्रेशन जो नीमोटाइटस को भी देखना ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन ये सारी क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, इसोफेगल इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है इसोफेगस में। वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है उनमें भी अगर सही से नहीं है उन लगे हुए तो फिर वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोस की। नर्सिंग डायग्नोस में हम क्या देखते हैं, मोस्ट कॉमन हम देखते हैं कि रिस्क फॉर इंस्पायरेट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज एडवाइस फॉर द नियोनेटल इज नॉट एबल टू स्वेलिंग के। जो नियोनेटल बेबी होता है वो एबल नहीं होता है स्वेलिंग के, क्योंकि वो कुछ चीज़ें स्वेल नहीं कर सकता, फीड नहीं करता क्योंकि एबनॉर्मलिटी होती है उसकी जो इसोफेगल स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि ये यहाँ पे इसोफेगल और ट्रेकिया इसोफेगल फिस्टुला होता है, उसकी वजह से वो स्वेलिंग नहीं करता है और इंस्पायर कर देता है। अगर फूड वगैरह और या तो हम उसको फीड करवा रहे हैं वो क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। तो सबसे पहले हमें वो देखना होता है कि बच्चा कुछ इंस्पायर तो नहीं कर रहा है। और उसके अलावा हम फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंसी रिलेटेड टू अनएबिलिटी टू टेक ओरल फ्लूइड, और कुछ फ्लूइड डिफिशिएंसी रिलेटेड टू अनएबल, क्योंकि वो ओरल कुछ ले नहीं सकता तो डिफिशिएंसी होती है, तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे उसको फ्लूइड देंगे। और
नॉन ओरल कुछ एडवाइस करेंगे कि आपको किस तरह से इसको फ्लूइड देना है, और उसके अलावा अनइफेक्टिव एयरवे क्लीन रिलेटेड टू सर्जरी इंटरवेंशन। हम अनइफेक्टेड जो एयरवे होती है उसको क्लीनेंस करेंगे, और उसके अलावा जो उसके रिलेटेड जो इंटरवेंशन होगी सर्जरी के रिलेटेड वो करवाएंगे। और उसके अलावा फेयर एंड एंजाइटी फॉर पेरेंट रिलेटेड टू क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ न्यूनेटल एडवाइस एंड पेरेंट्स लुक एंजाइटी। हमें क्या करना होता है कि पेरेंट्स को देखना होता है कि वो एंजाइटी की कंडीशन में है, तो उस हिसाब से उनको टीच करना होता है, उसके रिलेटेड कंडीशन को कंप्लीटली उन्हें बताना होता है। और उनका जो क्या है कि इमोशनली उन पेरेंट्स को सपोर्ट देना होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स एंजाइटी और फेयर में होते हैं, क्योंकि उसके अगर बच्चे की न्यूनेटल की ऐसी कंडीशन होती है तो वो एंजाइटी में होते हैं पेरेंट्स। उसके अलावा एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी प्रोसीजर एडवाइस बाय द या चाइल्ड कंटिन्यूसली क्राई। और हम कहेंगे कि अगर सर्जरी के दौरान जो पेन हो रहा होता है तो फिर उसमें क्या है कि बच्चा रोता है, कंटिन्यूसली क्राई करता है, तो वो भी हम देखते हैं। और उसके अलावा अनइफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न्स रिलेटेड टू कंजेनाइटल डिफेक्ट। और अगर किसी बच्चे को कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो उसमें क्या है कि अनइफेक्टिव वो पैटर्न होगा फीडिंग का, तो वो भी हमें क्या है कि मेंटेन करना होता है। ये सारी चीज़ें नर्सिंग डायग्नोज में हम देखते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से उसकी केयर कर सके। सबसे पहले हमें इंस्पायर, वो बच्चा कुछ कर रहा है तो उससे हमें क्या करें, उसको हम मॉनिटर करें कि वो कुछ इंस्पायर ना कर ले। और उसके अलावा उसकी फैमिली को भी सपोर्ट देंगे, जो भी पेन रिलेटेड कंडीशन होगी वो भी कम करेंगे। और उसके अलावा जो फेयर होगा सर्जरी का, और उसके अलावा अन्य जो एयरवे है वो क्लीन नहीं है तो फिर उसको क्लीन करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर हो सके और बच्चे को भी एक अच्छी हेल्थ मिल सके। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो जितने भी पार्ट्स हैं जो भी जीआई डिसफंक्शन के, वो सब हम क्लियर करेंगे अपने लेक्चर्स में, ठीक है।